अस्सलाम वालेकुम। तो मैं थोड़ा-सा ना मार्केट को कल ग्रीन होते हुए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब उसके पीछे ना कुछ वजूहात हैं जो कि मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से बताऊँ ताकि आप खुद भी अच्छे से डिसीजन लें और स्टॉक मार्केट को और जो मनी फ्लो है उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें ना। क्योंकि जो मेरा मकसद है वो यही है कि आपको थॉट प्रोसेस समझाना। अब कहानी क्या है कि आपको पता है कि जो स्टॉक मार्केट है ना उसमें जो जनरली मैंने चीज़ अभी तक फ़ील की है कि स्टॉक मार्केट इज़ हाईली एफिशिएंट ना। अब मिसाल के तौर पे अगर क्योंकि मार्केट देखें मंडे से लेके फ्राइडे तक खुलती है। तो होता क्या है कि अगर कोई न्यूज़ आती है या कोई भी एंटिसिपेशन होती है, पहला तो होता है कि मार्केट में उस चीज़ की भनक लग जाती है, ये लोग एंटिसिपेट कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 तारीख को जो है वो मार्केट ओपन हो रही है और अपने मामलात में चल रही है। अब लोगों को एक्सपेक्टेड है कि 1-2 दिन के बाद ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है? तो मार्केट जो अपनी प्राइसिंग है और इंडेक्स है ना, उसको थोड़ा पहले ही एडजस्ट कर लेती है और अगर वो इवेंट हो जाता है ना, तो पहले दिन मार्केट उस पे रिएक्ट करती है। और 1-2 दिन के बाद मार्केट उस चीज़ को फैक्टर से हटा देती है और फिर दोबारा अपनी स्पीड से ऊपर जाना शुरू हो जाती है। ये रूल है जो अभी तक समझ में आया। अगर आप इसको अप्लाई करके देखेंगे तो यूएस ईरान के जब कॉन्फ्लिक्ट होगा पहले 2 दिन तक मार्केट ने बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिव दिखाया, ख़ास तौर पे पहले दिन। दूसरे दिन इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन तीसरे दिन से दोबारा उठना स्टार्ट हो गई ना। तो होता क्या है कि कोई भी इवेंट होने से पहले एंटिसिपेटेड होता है। इवेंट होन अगर वो हो जाए जो एंटिसिपेशन होती है या जो एक्सपेक्टेशन होती है वो हो जाए तो होता है। उसके बाद क्या होता है कि अगर वो चीज़ हो भी जाए उसके बाद फिर मार्केट में अगर कोई नया इवेंट ना आए तो वो मार्केट दोबारा ऊपर जाना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब हुआ क्या है कि आपको पता है कि ईरान की रिजीम जो थी दैट वाज मतलब एक्सपेक्टेड ये था कि वो फॉल कर जाएगी ना। उसकी वजह से लोगों का एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत ज़्यादा गिरेगी, तो फिर आप देखेंगे ना तो स्टॉक मार्केट ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फैक्टर किया था। लेकिन अब कहानी क्या है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स की जब ब्लॉकेज की है, ठीक है ना, तो पहले तो अमेरिका ने कहा कि हम जो है वो हर ऑयल के जहाज़ को जो है वो यहाँ से लेके पूरे उस छोटे से नैरो पाथ से गुजार के तो हम उसको एस्कॉर्ट देंगे, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। कहाँ ऑयल की प्राइसेस $120 टच कर गई थी जब ये न्यूज़ आई, तो क्या हुआ कि मार्केट्स क्रैश कर गई। अब लोग कहते हैं कि ये मैनिपुलेटिव मूव था और उसके बाद कुछ टाइम बाद वो ट्वीट भी डिलीट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद यूएस आर्मी ने क्लियर किया कि भाई हम इस कैपेबल नहीं है कि हर एक एक जहाज़ को पकड़ पकड़ के इस जगह से गुजारें। तो उसके बाद मार्केट फिर दोबारा सरप्राइजिंग, अब ये लोगों को था कि यार ये ऑयल का मूव है ना और मैनिपुलेटेड मूव है। अब कहानी क्या है कि ऑयल जितना इन्होंने एंटिसिपेट किया था उससे ज़्यादा ऊपर चला गया। अब पॉइंट इज़ कि यस इनको फ़ायदा हो रहा है क्योंकि ये लोग वेनेजुएला का ऑयल बेच रहे हैं, अपना ऑयल बेच रहे हैं। लेकिन कहानी क्या है कि वो ऑयल कंपनीज़ को मुनासिब ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन कहानी क्या है कि जो ट्रम्प है ना वो अपनी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो थी उसकी कि मैं हुकूमत करूँगा, ये सब करूँगा, वो सारे के सारे जो उसके टारगेट्स थे वो थे इकोनॉमिकल, आवाम को जो चूरन बेच के आया था। इकॉनमी में 2 $2 से नीचे लेके जाऊँगा ऑयल को, ठीक है, हम किसी जंग में नहीं जाएँगे, अमेरिका फ़र्स्ट होगा। सब चीज़ें जो है ना वो इस ईरान मतलब कॉन्फ्लिक्ट के अंदर लोगों ने देख लिया कि भाई जो जंगें बंद करवाने आया था वही जंग स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। प्लस अब जब इतनी ज़्यादा ऑयल प्राइसेस ऊपर चलेंगी तो होता क्या है कि कंपनीज़ तो प्रॉफ़िट कमाएँगी, बिलियनियर्स पैसा कमाएँगे, लेकिन आवाम पिसती है। तो अमेरिका की आवाम पे जब अब हाई प्राइसेस आना स्टार्ट हुई हैं, तो अब वो ट्रम्प साहब जो हैं वो फ़ोर्सफुली अब उनको मजबूरी में जो है या तो वो सब्सिडी करेंगे ऑयल को या कि मतलब आधे पैसे गवर्नमेंट दे, वो चीज़ दे नहीं सकते क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा डेप्थ में चल रही है अमेरिकन गवर्नमेंट। तो दूसरा तरीका ये है कि भाई इसको किसी तरीके से ऑयल प्राइसेस को नीचे लाया जाए। तो उसमें आप देखेंगे कि हुआ क्या कि दुनिया के अंदर जो 7 बड़े ममालिक थे उन्होंने अपने जो है वो रिज़र्व्स जो उन्होंने पेट्रोल स्टोर करके रखा हुआ था, डीज़ल वगैरह और सारा क्रूड ऑयल, वो मार्केट में लॉन्च कर दिया। वो जब सप्लाई बढ़ाई तो प्राइसेस नीचे आ गई, सही है? अब यहाँ तक कहानियाँ समझ में आती हैं। अब इस इन सब सिचुएशन के अंदर हुआ क्या रहा था कि जो मतलब मिडल ईस्ट है उसकी पूरी की पूरी बैंड बज गई, ठीक है। स्पेसिफिकली यूएई के साथ मतलब जितनी बुरी हुई है ना, जो वो बाकी मुल्कों के साथ करता था। अब सूडान के अंदर क्या किया था, मैंने आप लोगों को स्टोरी सुनाई होगी व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। तो कहानी ये है कि वो सब चीज़ें एक तरफ। अब कहानी ये है कि अमेरिका ने जो एंटिसिपेट किया था वैसा हुआ नहीं ना, रिजीम चेंज हुई, ठीक है। उनका ख़्याल ये था कि हम आयतुल्लाह ख़ुमैनी को जो है वो शहीद कर देंगे तो उसके बाद रिजीम चेंज हो जाएगी और नए लोग आ जाएंगे वो हमारे पसंद के होंगे। वो भी नहीं हुआ, उन्हीं के बेटे जो है वो नेक्स्ट बन गए। तो अब वो भी नहीं हो रहा, ठीक है। इसके अलावा अब आहिस्ता आहिस्ता जो डेथ टोल है यानी कि जितने शहीद हुए हैं अमेरिकन फ़ौजी, वो गालिबन 150 के करीब वो मतलब शहादतों की इतलात आना स्टार्ट हो गई हैं। अब कंफर्मेशन है नहीं है वो अलग बात है, लेकिन 150 के करीब इन्होंने बाकायदा तौर पे डिक्लेयर कर दिया कि भाई हमारे 150 फ़ौजी जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। अब
हो सकता है कि बाद में बोल दें कि बार उनकी जो है डेथ हो गई है, लेकिन पॉइंट इस अभी जब डेथ टोल बढ़ना स्टार्ट हुआ है तो अवाम का प्रेशर भी बढ़ना शुरू हो गया है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, ठीक है, प्लस अमेरिका की बदनामी हो रही है, ठीक है। तो अब इन सब चीज़ों के बाद अब ट्रंप ने पहले तो कल से कहना शुरू कर दिया कि भाई मुझे तो उन तीनों ने बोला था, मार्को रूबियो ने और इन सब ने, तो इसलिए जो है मैंने जंग स्टार्ट कर दी, ठीक है। और आज जो है वो गालिबन आज शाम शाम के करीब इसने फिर एक बयान दिया है कि ईरान वॉर इज़ गोइंग टू एंड सून ना। तो अब कहानी क्या है कि अगर मतलब पहले तो ये कह रहे थे कि नहीं हम इसको लंबा खींचेंगे लंबा खींचेंगे, अब तो ये खुद कहना स्टार्ट हो गए हैं भाई कि हम इसको ख़त्म करने वाले हैं। अब उसके ना एलिमेंट्स भी आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि वजह ये कि जो इनके इंटरसेप्टर्स हैं वो बहुत महंगे पड़ते हैं। एक एक मिज़ाइल को रोकने के लिए जितना जितना मिलियंस का पैसा खर्च करना पड़ता है वो अलग। इसराइल की सही करके ठुकाई हुई है, नो डाउट अबाउट दैट, ठीक है ना। प्लस मिडल ईस्ट के जितने थार्ड बैटरीज और ये सब लगे हुए थे डिफेंस मैकेनिज्म, वो सारे या तो डैमेज हो चुके हैं, रडार मतलब ईरान ने जो भी हो सही करके नुकसान ज़रूर पहुंचाया। अब क्या है कि साउथ कोरिया से और बाकी जो एरियाज़ हैं जहाँ से चाइना को कर्टेन करने के लिए इन्होंने लगाई थी डिवाइसेस, अब वो मिडल ईस्ट में मूव करनी पड़ रही हैं। तो आपको देख रहे हैं फाइनेंशियली इनको जंग बहुत महंगी पड़ रही है, डेथ टोल बढ़ता जा रहा है और उसका कोई एंड गेम नज़र नहीं आ रहा। तो दे आर नाउ ट्राइंग टू बैक ऑफ ना। तो अब वो बैक ऑफ में कहना स्टार्ट कर दिया इन्होंने ना कि हम इस जंग को ख़त्म करने वाले हैं। तो अगर तो ये मामलात हैं कि अगर कोई नया इवेंट नहीं होता, मिसाल के तौर पे जो है वो कोई नया बम वगैरह नहीं गिरा देते, या फिर जो रिजीम के नए आए हैं उनको नहीं कुछ कर देते, या फिर कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं होता ना, तब तक मार्केट सारे फैक्टर्स को इन कर चुकी है स्टॉक मार्केट, और मोस्ट लाइकली विल गो पॉजिटिव फ्रॉम टूवर्ड्स कल से। हाँ, अगर कोई नए इवेंट्स हो जाते हैं तो फिर अलग बात है। अब कहानी क्या है कि मार्केट जब उठने के हालात नज़र आना स्टार्ट हो गए हैं तो मेरे ख्याल से जो है वो हमें आहिस्ता आहिस्ता करके कैपिटल को दोबारा री इंजेक्ट करना चाहिए, ठीक है। यानी कि एक साथ कभी नहीं, सारे थोड़ी थोड़ी करके। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं, देखो पहला तो इन लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया है, दूसरा आपको नज़र आना स्टार्ट हो गया कि अब ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो गई है। पहला तो अमेरिकन जो पॉपुलेशन है उसकी जो एपिटाइट थी वॉर की वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गई, वो वैसे ही नहीं पसंद करते थे, ट्रम्प की अपनी पर्सनल चीज़ें थी सारी, ठीक है। डिफेंस चीज़ें इनकी ख़त्म हो गई हैं। मतलब इसराइल की जो रिफाइनरीज़ वगैरह बहुत सॉलिड किस्म के हिट हुआ है कि इवन अब जो मिसाइल आते भी हैं तो उनका जो अर्ली वार्निंग सिस्टम था वो भी आलमोस्ट काम नहीं कर रहा। दुबई आलमोस्ट जो है वो जितने फॉरेनर्स आए हुए थे वो सारे के सारे इकॉनमीज़ क्रैश कर रही हैं। तो अब कोई अगर इसको लंबा खींचना है तो मसला बस है, ठीक है ना। अब कहानी क्या है कि इन्होंने कहा है कि हम इसे बैक ऑफ करके निकलना चाहते हैं और मोस्ट लाइकली कुछ बैक डोर से डिप्लोमेसी हो सकता है शुरू हो भी गई हो, ठीक है ना। अब ईरान कह रहा है कि भाई जितना आपने मुझे नुकसान पहुंचाया है ना, जब तक आप उसकी भरपाई नहीं करते तब तक मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स नहीं खोल रहा। अब अभी तक जो सिचुएशन समझ में आ रही है वो ये है कि नाउ अमेरिका वांट्स टू लीव। अब ईरान जाने नहीं दे रहा, ठीक है, जाने नहीं दे रहा। और वो इज़ आस्किंग कि भाई जो आपने मुझे नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपाई करो, भरपाई करो, नहीं तो मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स नहीं कर रहा। अब ऑलमोस्ट 25 to 30% ऑफ द ग्लोबल ऑयल डिमांड यहाँ से होकर गुजरती है, ठीक है ना। तो अगर वो बंद करके रखता है तो अब गल्फ़ कंट्रीज की चीखें निकल रही हैं, ठीक है, खाने की चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, ऑयल बिक नहीं रहा, पैसा नहीं आ रहा, जो सेफ़ हेवन की इमेज थी वो तबाह करके रख दी। तो अब सिचुएशन मुझे लग रहा है कि मोस्ट लाइकली यहाँ से थोड़ा सा हो सकता है कि डी एस्केलेशन की तरफ भी जाना स्टार्ट हो जाए और मे बी रेजोल्यूशन की तरफ भी जाना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अब ईरान ने पहला तो ये कह दिया कि मुझे रिपरकशंस दो, दूसरा दोबारा कोई अटैक नहीं होगा इसकी गारंटी दो। तो मतलब इससे बातों से अंदाज़ा होना स्टार्ट हो गया कि या तो बैकडोर डिप्लोमेसी कुछ चलना शुरू हो गई है या फिर दोनों की एपिटाइट ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो और जब ये मामला बेहतर हो रहे हैं तो हमारे एज अ इन्वेस्टर और एज अ मनी के मामलात के लिए हमें क्या है, हमें अब कि वो एसेट्स जो थोड़े से रिस्की कंसिडर किया, जैसे इक्विटी मार्केट्स होगी ना, स्टॉक मार्केट्स बहुत जल्दी रिएक्ट कर रही होती हैं, तो अब वो दोबारा ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएंगी। हाँ, अनटिल एंडलेस पाकिस्तान के इंटरनल कोई इशू ना आ जाए, अगर वो आ गया तो फिर अलग बात है। तो होपफुली आपको थोड़ा सा जो मेरा पूरा कॉन्सेप्ट है, थॉट प्रोसेस, वो भी समझ में आ गया होगा। आप लोगों को मैंने इवेंट्स भी इस को रिलेट करवा दिए। तो इस तरीके से अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं तो मेरा पूरा प्लेलिस्ट होगी, सारी चीज़ें वेबसाइट पे मेंशन है। दूसरा एक मेरा व्हाट्सएप का चैनल होगा जिससे मैं और आप डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में वहाँ पे शेयर कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो वो ज्वाइन कर लीजिएगा। सो दैट्स ऑल, दिस मैर साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।